हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज लेके आए हैं आपके लिए एक नया चैप्टर जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसका नाम है बेटा हिंदी में रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है कंपटीशन लेवल के अकॉर्डिंग। बेटा देखो, आपके कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कंपटीशन लेवल में बहुत ज़्यादा वहाँ से पूछा जाता है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया और केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर हो गया। इन तीन चैप्टर से बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो सबसे पहले बात करेंगे आखिर बेटा बॉन्ड क्या होता है। सबसे पहले हम बॉन्ड की बात करेंगे। आखिर बॉन्ड कहते किसे हैं, ठीक है। बॉन्ड हिंदी में कहते हैं इसको बंध। बेटा आबंध भी कह सकते हैं, आबंध या बंध, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बॉन्ड होता क्या है। तो बेटा बॉन्ड क्या होता है, एक विशेष प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स होता है। जैसे मान लीजिए बेटा ए बी है, ए बी क्या है, एक अणु है। ए बी क्या है, एक अणु है। तो बीच में आप देख रहे हैं डंडा टाइप का, ये डंडा, तो डंडा नहीं है, ये एक बॉन्ड है। और बॉन्ड क्या है, ये एक आकर्षण बल होता है। बेटा ये क्या है, एक आकर्षण बल है। ये एक विशेष प्रकार का आकर्षण बल होता है, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। स्पेशल अट्रैक्शन फोर्स है ये, विशेष प्रकार का। मतलब दो, बेटा यहाँ पर दो क्या है, एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है। इन दो परमाणुओं के बीच लगने वाला एक विशेष प्रकार का आकर्षण बल होता है, जिसे हम बंध कहते हैं, ठीक है। या इसको परिभाषा के रूप में ऐसे कह सकते हैं कि यह एक विशेष प्रकार का आकर्षण बल होता है। बेटा ये क्या होता है, यह एक विशेष प्रकार का आकर्षण बल होता है जो परमाणुओं को जोड़ने का कार्य करता है। यह एक विशेष प्रकार का, बेटा ये क्या है, एक विशेष प्रकार का आकर्षण बल होता है जो परमाणुओं को जोड़कर अणु बनाने का कार्य करता है। समझ में आया बेटा। बेटा देखो, ए और बी पहले थे, ये आपस में जुड़ गए, तब क्या बन गए, अणु बन गया। किसके द्वारा, इस बॉन्ड द्वारा। तो बॉन्ड क्या है, एक विशेष प्रकार का आकर्षण बल है जो इन दोनों परमाणुओं को जोड़कर अणु बनाने का कार्य करता है। समझ में आई परिभाषा, ठीक है। तो परिभाषा लिखेंगे बेटा, यह एक विशेष प्रकार का, यह एक विशेष प्रकार का आकर्षण बल होता है। यह एक विशेष प्रकार का आकर्षण बल है जो परमाणुओं को जोड़कर अणु बनाता है। समझ में आया बेटा। बेटा ये क्या बंध क्या होता है, एक विशेष प्रकार का आकर्षण बल होता है जो परमाणु को जोड़कर अणु बनाने का कार्य करता है, ठीक है। तो इसकी हम दूसरी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं। बेटा देखो, इस चीज को हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ध्यान समझेंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं दूसरे तरीके से। बेटा देखो, आपको मैंने बताया कि ये किसके बीच लगता है बेटा, ये परमाणु के बीच लगता है, लेकिन किसमें, अणु में लगता है, अणु बनता है। बेटा देखो, ये कोई अणु है, ए बी क्या है, कोई एक अणु है। इसके बीच में क्या लग रहा है, ये लग रहा है आकर्षण बल, विशेष प्रकार का आकर्षण बल लग रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं बंध कहते हैं, ठीक है। तो बेटा ये बना कैसे होगा, ए और पी के मिलने से बना होगा। ए और बी क्या है, ये परमाणु है। तो इसकी हम परिभाषा कैसे दिए थे अभी, और बेटा ये क्या है, ये एक अणु है, ठीक है। अभी हमने परिभाषा कैसे दी थी, हमने कहा था यह एक विशेष प्रकार का आकर्षण बल होता है जो परमाणु को जोड़कर अणु बनाने का कार्य करता है, ठीक है। अब इसकी हम परिभाषा ऐसे दे सकते हैं, किसी अणु के बीच, बेटा ये क्या है, ये एक अणु है, ए बी क्या है, ये एक अणु है, ठीक है। किसी अणु के बीच लगने वाला वह आकर्षण बल, किसी अणु के परमाणुओं के बीच, ये क्या है बेटा, परमाणु है, और ये भी क्या है, एक परमाणु है, ठीक है। और पूरा क्या है, पूरा एक अणु है, ठीक है। तो किसी अणु के परमाणुओं के बीच, किसी अणु के, बेटा पूरा अणु है, किसी अणु के परमाणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, बंध कहते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हो इस परिभाषा को भी बेटा। देखो इसकी चतुर्भुज का लिख लो। देखो किसी अणु के परमाणुओं के बीच
किसी अणु के परमाणुओं के बीच, किसी अणु के परमाणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को, किसी अणु के परमाणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को, लगने वाले आकर्षण बल को बंध कहते हैं या बॉन्ड कहते हैं। किसी अणु के बीच, किसी अणु के परमाणुओं के बीच, किसी अणु के परमाणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को बॉन्ड कहते हैं। बेटा समझ में आया बॉन्ड क्या होता है? ठीक है। अच्छा, एक बात मन में उठती है हर किसी के, एक बात प्रश्न उठता है मन में कि भैया ये परमाणु आपस में जुड़कर बंध क्यों बनाते हैं? परमाणु आपस में जुड़ते ही क्यों हैं? अणु का फॉर्मेशन ही क्यों करते हैं? क्या जरूरी है आबंध बनाने की? अगर नहीं बनाए तो काम नहीं चलेगा परमाणुओं का क्या? क्यों पगला गए हैं परमाणु? ठीक है, तो परमाणु आखिर रासायनिक बंध क्यों बनाते हैं या परमाणु रासायनिक संयोजन क्यों करते हैं, जुड़ते क्यों हैं? ये क्वेश्चन उठता है ना? तो बेटा क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन लिखो बेटा, परमाणु रासायनिक संयोजन क्यों करते हैं? परमाणु रासायनिक संयोजन क्यों करते हैं? क्वेश्चन बेटा एक उठता है, क्या उठता है? परमाणु रासायनिक संयोजन क्यों करते हैं? परमाणु रासायनिक संयोजन क्यों करते हैं या परमाणु रासायनिक बंध क्यों बनाते हैं? अथवा क्रम लिख सकते हो बेटा, परमाणु रासायनिक बंध क्यों बनाते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। अब बेटा इसका उत्तर जानो आखिर कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक है। अच्छा, इस बात का जवाब देने से पहले मैं आपको कुछ बातें समझा रहा हूँ, वो बात समझो ध्यान से। देखो बेटा, कोई भी परमाणु है, जैसे परमाणु A और B है, ये आपस में मिलते हैं बेटा। ठीक है, और जब ये आपस में मिलते हैं, कंबाइंड होते हैं, तो क्या बनता है? एक AB बनता है। क्या बनता है बेटा? एक AB का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना? लेकिन ध्यान रहे, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी दो परमाणु जुड़ते हैं, ध्यान रखना मेरी बात को, जब भी दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो वे अपनी ऊर्जा का निष्कासन करते हैं या अपनी ऊर्जा को निकालते हैं, अपनी ऊर्जा को कम करते हैं। बेटा जब ये दोनों मिलते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, तो पहले अपनी ऊर्जा को थोड़ा सा निष्कासित करते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्या करते हैं? अपनी ऊर्जा को निष्कासित करते हैं। ठीक है, निष्कासित करते हैं, ये ऊर्जा निकालते हैं सबसे बढ़िया। ठीक है बेटा, ऊर्जा बाहर निकालते हैं। ठीक है, देखो कोई भी परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? अपनी ऊर्जा को कम करते हैं, अपनी ऊर्जा को निकालते हैं, फिर आपस में मिलते हैं, तब उनका स्थायित्व बढ़ जाता है। आ रही बात समझ में? तब उनका स्थायित्व बढ़ जाता है, तब क्या बनते हैं बेटा? अणु बन जाते हैं। देखो परमाणु है ये, आपस में जब संयोग करेंगे ना, जब आपस में मिलते हैं, आपस के पास आते हैं, संयोग करते हैं, टक्कर करते हैं, तब अपनी ऊर्जा का निष्कासन करते हैं, अपनी ऊर्जा निकालते हैं, और निकालने के बाद फिर आपस में जुड़ जाते हैं, तब एक अणु का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में कि जब कोई परमाणु रासायनिक संयोजन करता है तब, जब कोई परमाणु रासायनिक संयोजन करता है तब, जब कोई परमाणु रासायनिक संयोजन करता है तब एनर्जी का ह्रास करता है या एनर्जी को अवशोषित करता है, या दोनों कर सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ ऑब्जेक्टिव करेंगे बेटा कि परमाणु जब भी कोई रासायनिक संयोजन करता है तो अपनी एनर्जी को बाहर निकालता है। और ये बात समझे बेटा, जब ये मिलते हैं तो अपनी एनर्जी क्या करते हैं? पहले अपनी एनर्जी को डिक्रीज करते हैं, पहले अपनी एनर्जी को कम करते हैं, उसके बाद आपस में कंबाइन करते हैं, तब एक स्थायी अणु का निर्माण करते हैं, तब एक अणु बना लेते हैं, स्थायी हो जाते हैं। ये समझ में आ रही बात? ठीक है, देखो ऐसा समझो बेटा, ये ए है पति है और बी क्या है? पत्नी है। ये बेटा लड़का है, ठीक है, ये पत्नी है, ये ए क्या है? ये लड़का है और ये लड़की है। इन दोनों की करानी है शादी। लड़का लड़की क्या करानी है? शादी करानी है। तो पहले तो बेटा ये अपनी गुस्सा को शांत करेगा और ये अपनी गुस्सा को शांत करेगा। जब ये अपनी गुस्सा को शांत करेंगे
तभी आपस में प्यार से रह सकते हैं, ए बी मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, साथ में रह सकते हैं, शादी हो सकती है इनकी। कब? जब ये अपनी एनर्जी को कम करेंगे, अपने गुस्सा को ठंडा करेंगे, आपस में मिलेंगे, प्यार करेंगे, तभी ये साथ में रह सकते हैं, तभी इनकी शादी संभव है, तभी ये स्थायी हो सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं घर में, कमरे में। कब? जब अपनी अपनी एनर्जी को कम करके आपस में मिलेंगे। अगर अपनी एनर्जी को कम नहीं किया, दोनों अपने आप में नेता हैं, तो क्या होगा? दोनों पटका पटकोर होगा, और फिर एक रहेगा यहाँ और एक रहेगा दूसरी जगह जाकर के किराए पे कमरा लेकर के। ठीक है, साथ साथ कभी रह सकते हैं पति पत्नी, साथ साथ तभी रह सकते हैं बेटा अपनी अपनी एनर्जी को कम करेंगे, अपने अपने एनर्जी को, गुस्से को शांत करेंगे और साथ में रहेंगे, तब उनका स्थायित्व बढ़ेगा। तो साथ में रहने के लिए क्या करना होता है? अपनी एनर्जी को घटाना पड़ता है, अपने गुस्से को कम करना पड़ता है, तभी हम किसी के साथ में रह सकते हैं। इसलिए जब भी दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो अपनी एनर्जी को बाहर निकालते हैं और फिर अणु बनाते हैं, अपने स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसको बेटा पॉइंट बना के लिख लीजिए। इस क्वेश्चन के नीचे ही एक पॉइंट बनाइए ऐसे करके और लिखो। ठीक है, मैं इसके नीचे लिखवा देता हूँ। चलो इसको मिटा देता हूँ, लड़की लड़का को, है ना। देखो बेटा, जब भी परमाणु आपस में संयोजन करते हैं, 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 तो सदैव अपनी ये ऊर्जा को निष्कासित करते हैं। तो सदैव ये अपनी ऊर्जा को निष्कासित करते हैं। तो सदैव ये अपनी ऊर्जा को निष्कासित करते हैं। तो सदैव ये अपनी ऊर्जा को निष्कासित करते हैं। ठीक है, समझ आई बात। जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोजन करते हैं या आपस में मिलते हैं तो सदैव अपनी ऊर्जा को निष्कासित करते हैं, अपनी ऊर्जा को कम करते हैं पहले। ठीक है, अपनी ऊर्जा को निष्कासित करते हैं। उसके बाद एक स्थायी अणु बनाते हैं। देखो बेटा, उसके बाद एक स्थायी अणु बनाते हैं। ठीक है बेटा, ये तो हो गई एक काम की बात। इसको आप ऐसे बॉक्स में पैक कर लेंगे और नीचे रिएक्शन भी लिख लेना। ठीक है, तो इतने को क्या करना है, एक बक्सा में पैक कर लेना। ये है एक नॉलेज वाली बात। अब इस प्रश्न का देंगे उत्तर। अब प्रश्न का उत्तर क्या है बेटा? क्वेश्चन ये है कि कोई भी परमाणु रासायनिक संयोजन करते हैं, क्यों? ठीक है, कोई परमाणु रासायनिक संयोजन क्यों करते हैं? कोई परमाणु रासायनिक संयोजन क्यों करते हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा, परमाणु अपने स्थायित्व को बढ़ाने के लिए। स्थायित्व का मतलब क्या होगा बेटा? पहले परमाणु आपस में जोड़ेंगे, अपनी एनर्जी को कम करेंगे, फिर मिलेंगे तो स्थायी अणु बन जाएगा। ठीक है, तो कोई परमाणु रासायनिक संयोजन क्या करते हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा, परमाणु अपने स्थायित्व को बढ़ाने के लिए, 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 स्थायित्व को बढ़ाने के लिए रासायनिक संयोजन करते हैं। रासायनिक संयोजन करते हैं। परमाणु अपने स्थायित्व को बढ़ाने के लिए रासायनिक संयोजन करते हैं। समझ में आया बेटा? इस प्रश्न को उत्तर समझ गए आप? तो कोई भी परमाणु रासायनिक संयोजन क्यों करता है या रासायनिक आवर्धन क्यों करता है? तो सीधा सा बात है अपने बेटा, अपने स्थायित्व को बढ़ाने के लिए ये रासायनिक बंध बनाते हैं या रासायनिक संयोजन करते हैं। अपने स्थायित्व को प्राप्त कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले अपनी एनर्जी को निकालेंगे, फिर आपस में जुड़ेंगे, तब इनका स्थायित्व बढ़ेगा। बात समझ आ रही है बेटा? स्थायित्व कैसे बढ़ता है परमाणुओं का? क्लियर हो गया? तो कोई परमाणु अणु क्यों बनाएगा? अपने स्थायित्व को बढ़ाने के लिए परमाणु अणु का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब बेटा बात आती है अगले चलते हैं। इसमें थोड़ा टॉपिक को अगले लेके चलते हैं क्योंकि बहुत लंबा खजुरा है ज़्यादा समझाने से। देखो बेटा, अब बात आती है कि आखिर रासायनिक बंध होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो रासायनिक बंध मुख्यतः, रासायनिक बंध नहीं बेटा, बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं?
बंद कितने प्रकार के होते हैं? तो बंद होते हैं बेटा 2 प्रकार के बंद होते हैं। ठीक है बेटा, जो बंद होते हैं, बंद 2 प्रकार के होते हैं। बंद दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? सबसे पहला हो गया रासायनिक बंध होता है बेटा पहला तो, और दूसरा हो गया आपका भौतिक बंध। कौन कौन से बंध होते हैं बेटा? बंध होते हैं 2 प्रकार के, रासायनिक बंध और भौतिक बंध। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में दो कैसे क्वेश्चन आता है? ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा रासायनिक बंध नहीं है? निम्न में से कौन सा रासायनिक बंध नहीं है? पहला लिखा होता है बेटा आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अभी लिखना नहीं है, समझा रहा हूँ आपको। आयनिक बॉन्ड, उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड। बेटा आयनिक को बोलते हैं, हिंदी में आयनिक ही बोलते हैं इसको, आयनिक बंध। ठीक है, इसको बोलते हैं सहसंयोजी बंध। तीसरा हाइड्रोजन बंध। लास्ट आएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है बेटा, निम्न में से कौन सा रासायनिक बंध नहीं है? ठीक है, तो बेटा अब आपको चूज करना है इनमें से, तो इसका उत्तर क्या होगा? अभी आपको समझ में नहीं आएगा इसका उत्तर क्या होगा बेटा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, रासायनिक बंध कौन सा होगा, भौतिक बंध कौन सा होगा, बचाने के लिए आते हैं। तो इसका उत्तर जानने के लिए बेटा आपको ये पूरा लेक्चर समझना पड़ेगा, रासायनिक बंध भौतिक बंध का, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसको बता देता हूँ मैं, बाद बताऊँगा इसका उत्तर। ठीक है बेटा, इसका उत्तर आप स्वयं ही निकाल लेंगे। पहले समझो रासायनिक बंध और भौतिक बंध होते क्या हैं, ध्यान समझेंगे जरा। इतना नोट हो गया बेटा? ठीक है, अब बात करते हैं रासायनिक बंध और भौतिक बंध क्या होते हैं। बात करते हैं सबसे पहले बेटा केमिकल बॉन्ड की। केमिकल बॉन्ड, ठीक है, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या बोलते हैं बेटा? रासायनिक बंध या रासायनिक आबंध। तो ऐसे बंध या बेबंध जो इलेक्ट्रॉन की पुनर्वितरण से बनते हैं। पुनर्वितरण क्या होता है मैं भी डिटेल समझाऊंगा इस चीज को। ठीक है, तो इस बात को लिख लेंगे बेटा, बे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के पुनर्वितरण, अभी यार समझाऊंगा उसका मतलब क्या बेटा। बेटा सुनो, बेबंध जो इलेक्ट्रॉन के पुनर्वितरण, इंग्लिश में कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। बेबंध जो इलेक्ट्रॉन के पुनर्वितरण से बनते हैं, केमिकल बॉन्ड कहलाते हैं बेटा। केमिकल बॉन्ड कहलाते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्ड कहलाते हैं। अन्यथा भौतिक बंध कहलाते हैं। समझ में आया बेटा बात? देखो, अगर किसी भी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो वो केमिकल बॉन्ड है। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो उसको हम भौतिक आबंध के नाम से ही जानते हैं। अब बात यह है
कि आखिर रीडिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, पुनर्वितरण क्या होता है, और इसको हम कैसे पहचानेंगे कि हो रहा है या नहीं, इस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, मैं इस चीज़ को शॉर्टकट में लिख देता हूँ बेटा बोर्ड पर। शॉर्ट में देखो कैसे लिखेंगे इस चीज़ को, इतनी कथा को। जो बॉन्ड होता है वो बेटा 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप के बेटा? देखो, केमिकल बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्ड, और दूसरा होता है फिजिकल बॉन्ड, फिजिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के रीडिस्ट्रीब्यूशन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या होता है बेटा? इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। आखिर रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये भी समझने वाली चीज़ है। मैं अभी समझाऊंगा आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। फिलहाल आप ये जानिए बेटा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन से कितने प्रकार के बॉन्ड प्राप्त होते हैं हमारे लिए। बेटा आयनिक बॉन्ड प्राप्त होता है, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, और कोवैलेंट बॉन्ड। मैं भी हिंदी बताऊंगा सबकी, टेंशन मत लेना। कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सारे के सारे बॉन्ड आते हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत। और बाकी जो फिजिकल बॉन्ड हैं इसमें आते हैं बेटा आपका मेटालिक बॉन्ड, एंड मेटालिक के बाद आता है बेटा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। बेटा हिंदी बताऊंगा, अभी इंग्लिश में नोट कर लो, अभी बताऊंगा, सभी चीज़ की हिंदी बताऊंगा, इंग्लिश में नोट कर लो अभी फिलहाल। ठीक है, आयनिक बंध कहते हैं इसको, सहसंयोजी बंध कहते हैं। यह कोऑर्डिनेट को बोलते हैं उप सहसंयोजी बंध। क्या होता है? उप सहसंयोजी बंध। इसको बोलते हैं धात्विक बंध, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। तो बेटा ये इतने बंध होते हैं, ये रासायनिक बंध के अंतर्गत आते हैं और ये भौतिक बंध के अंतर्गत आते हैं। आखिर डिटेल से स्टडी करने वाले हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और सब चीज़ें क्या होती है। मैंने आपको छोटा सा शॉर्टकट में बताया है, अभी मैं आपको विस्तार से एक्सप्लेन करूंगा इन चीज़ों को। आप इसको नोट कर लीजिए, अभी हम इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है बेटा, तो चलिए अब एक्सप्लेन करते हैं इन चीज़ों के बारे में कि आखिर ये क्या चीज़ें होती हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन बहुत नॉलेजफुल वीडियो है बेटा, बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला वीडियो है ये। तो देखते हैं बेटा ये क्या होता है, आखिर रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पुनर्वितरण क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अब। ठीक है बेटा, फिर ये लेक्चर हमारा द एंड हो जाएगा आज का। बस इतना सा ही आज चर्चा करना है हमारे लिए कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। ठीक है, अब देखेंगे बेटा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण में क्या क्या चीजें आती हैं, देखो बेटा क्या क्या चीजें आती हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑफ ऑल, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हिंदी में कहते हैं, नहीं सबसे पहले देखो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हिंदी में बताएंगे बेटा अभी। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हिंदी में बेटा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से बनने वाला बंध, जो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से बनने वाला बंध होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने को पुनर्वितरण कहते हैं। और इससे जो बंध प्राप्त होता है इसको बोलते हैं बेटा हम, कौन सा बंध प्राप्त होता है इससे हमें प्राप्त होता है बेटा आयनिक बॉन्ड। क्या प्राप्त होता है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर और आयनिक बॉन्ड के बारे में। देखो बेटा ध्यान समझेंगे, जैसे कि A है, A नहीं NaCl ही ले लेते हैं बेटा, Na है, इसके पास कितने होते हैं बेटा?
11 होते हैं इसके परमाणु क्रमांक, उसके बाह्य कोश में होंगे 2, 8 और 1 इकलौता। ये बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है बेटा? ये बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन है। बाह्य कोश में कितना है बेटा? बाह्य कोश का 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसके बाद बेटा हम Cl लेते हैं और Cl में होते हैं 2, 8 और 7, 17 होता है ना इसका एटॉमिक नंबर। तो इसके बाह्य कोश में कितने हैं बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन है। बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो एक अष्टक नियम होता है, अष्टक नियम पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक के बाद। अष्टक नियम में यह बताया जाता है कोई भी परमाणु तब तक संयोजन करता है जब तक कि उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएं। अर्थात प्रत्येक परमाणु अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। अब बताओ 8 इलेक्ट्रॉन कब होंगे? जब बेटा ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन जो है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए तो कितने जाएंगे? 8, और इधर भी 8 हो जाएंगे। ठीक है ना? तो बेटा इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है, जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन हम यहाँ दर्शा देते हैं। बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ दर्शा दिया है। और ये बात समझ में, बाह्य कोश का हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ दर्शा दिया है। बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए ये, तो क्या बन जाएगा? तो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन गया है, जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो प्लस का चार्ज आता है Na+, और यहाँ पे Cl नेगेटिव का चार्ज आया कि उसने इलेक्ट्रॉन लिया है। ठीक है, तो बीच में बेटा इनके बीच में पॉजिटिव नेगेटिव होगा, इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स उत्पन्न हो जाता है जिसको बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और ये बन जाता है फिर जुड़ करके NaCl। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया है, इसको बोलते हैं हम बेटा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र या ट्रांसफ़र ऑफ, इसको बोलते हैं बेटा ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया बेटा? इस चीज़ को बोलते हैं ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है वहाँ पर आयनिक बंध ही बनता है। बेटा यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो यहाँ आयनिक बंध बना है, और आयनिक बंध को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। बेटा रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बोथ, और दोनों चीज़ें। ठीक है, पहली चीज़ आती है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो उसको हम बोलेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड के अंतर्गत आएगा। तो बेटा ये आयनिक बॉन्ड यहाँ पर बना है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ वाली बात आती है बेटा, दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग, ऐसा इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर लो बेटा। ठीक है, दूसरी देखते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मजा आ रहा है बेटा पढ़ते हुए? वीडियो लाइक कर दो फटाफट, और बताओ ज़्यादा कठिन तो नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं? हाँ बेटा, कंपटीशन लेवल से पढ़ रहे हो आप लोग, और तो फिर आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो बेटा हम पढ़ रहे थे, अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड पढ़ेंगे हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला बंध। कौन सा बंध होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाला बंध होगा कोवालेंट बॉन्ड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कोवालेंट बॉन्ड, कोवालेंट बॉन्ड। बेटा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से कौन सा बंध बनेगा? कोवालेंट बॉन्ड बनेगा। इसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं बेटा सहसंयोजी बंध। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं? सहसंयोजी बंध बनेगा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बंध बनेगा बेटा? सहसंयोजी बंध बनेगा। कैसे बनेगा उसको जानेंगे बेटा। देखो जैसे कि फ्लोरीन है, ठीक है ना, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 9 होता है। बाह्य कोश में कितने हो जाएंगे इसके? 7। ठीक है, कितने हो जाएंगे बेटा? 7। इसके बाहर के जो कोश होता है बेटा, बाहर कोश में हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6, एक 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बाहर का हो गया। ठीक है बेटा, और दूसरा एक फ्लोरीन और ले लो, इसके बाहर कोश में कितने का रखने हैं? 7 बेटा। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। इसके बाहर कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है बेटा। ठीक है ना, लेकिन अष्टक टूल के अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं ये।
इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर ला के रखता है ये, ठीक है, और अपने एक इलेक्ट्रॉन इधर ला के रखता है, ठीक है। इसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस चीज़ को क्या बोलते हैं बेटा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहे हैं। जब ये पास पास ला करके रखते हैं तब देखो होता है क्या, ये इलेक्ट्रॉनों को पास पास ला के रखते हैं, आपस में कंबाइंड कर जाते हैं, आपस में ये मिल जाते हैं बेटा, ये आपस में मिल जाते हैं, आपस में संयोग कर जाते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ, आपस में मिल जाते हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं बेटा हम सहसंयोजी बंध या कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। तो बेटा देखो इसके दो इलेक्ट्रॉन ये थे, 2 2 4 2 6, एक इसका ये 7 और इसका मिला हुआ 8। बेटा ये दोनों में काउंट किया जाएगा, ठीक है, 8 हो गए। ऐसे ही बेटा फ्लोरीन का देख लो यहाँ पर, बेटा देखो 2 2 4 2 6 और 2 8। तो इस प्रकार बेटा इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा देखो, और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये बन गया आपका सहसंयोजी बंध। क्या बन गया? इस चीज़ को हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं बेटा F और F, दिस इज कॉल्ड सहसंयोजी बंध या कोवैलेंट बॉन्ड। ये कौन सा बंध है बेटा? ये है आपका कोवैलेंट बॉन्ड, ये इसको बोलते हैं सहसंयोजी बंध। क्या कहते हैं बेटा इसको? सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध क्या होते हैं बेटा? सहसंयोजी बंध की परिभाषा क्या होगी? जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में बराबर के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं तब बनने वाले बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। बेटा देखो 2 परमाणु हैं, इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी की। इन्होंने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, इन्होंने बराबर की साझेदारी की है, तो इस प्रकार बने बंध को हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। चाहो तो परिभाषा लिख लो, ठीक है, लिखो बेटा। जब 2 या 2 से अधिक परमाणु, देखो बेटा, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में बराबर के, आपस में बराबर के इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बंध बनाते हैं, बंध बनाते हैं, बंध बनाते हैं, तब इस प्रकार के बंध को, तब इस प्रकार के बंध को, तब इस प्रकार के बंध को क्या कहते हैं बेटा? सहसंयोजी बंध कहते हैं। तब इस प्रकार के बंध को बेटा क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो इस प्रकार के बंध को बेटा क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंध कहते हैं। अब बेटा क्या है, जितना मैंने समझाया है ये सारा का सारा आप नोट कर लो। ये सहसंयोजी बंध का एक तरीके से उदाहरण हो गया। वैसे सहसंयोजी बंध के बारे में अपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, आप लोगों को याद हो शायद, ठीक है बेटा। तो ये सहसंयोजी बंध का उदाहरण आपको क्लियर हो गया बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होना, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होना। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो उस चीज़ को बोलते हैं पुनर्वितरण, और ये कहलाते हैं आपके रासायनिक आबंध। तो ये रासायनिक आबंध बन रहा है। कोवैलेंट बॉन्ड कौन सा होता है बेटा? रासायनिक बंध होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ट्रांसफर एंड शेयरिंग दोनों किस्म में होती है, इसको नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने। ट्रांसफर और शेयरिंग दोनों किस्म में होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे अब, ठीक है बेटा। ट्रांसफर एंड शेयरिंग दोनों चीजें किसमें होती है? बोथ। ट्रांसफर एंड शेयरिंग, ठीक है बेटा। ट्रांसफर एंड देन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देन
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हिंदी लिखना है बेटा स्थानांतरण, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। ठीक है, स्थानांतरण और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। बेटा इनसे जो बंध बनता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हिंदी बोलते हैं, हिंदी होती है बेटा उपसहसंयोजी बंध। कैसे क्या बनता है बेटा? इससे बनता है उपसहसंयोजी बंध बनता है। बेटा ये आप लिखना ब्लैक पेन से, उसको नीले पेन से लिखना और अंडरलाइन करते चलना इन चीज़ों को। क्या बनता है बेटा? इससे बनता है उपसहसंयोजी बंध। ठीक है, उपसहसंयोजी बंध क्या होता है समझते हैं विस्तार से। देखो बेटा बनेगा कैसे ये? सबसे पहले शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, उसके बाद सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाद शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। इस पूरी बात को समझाने के लिए थोड़ा आपको विस्तार से समझना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो समझो बेटा विस्तार से। जैसे कि बेटा अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया है बेटा, इसके अमोनिया ऐसे होता है NH3, इसके पास एक ऑर्बिटल होता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। ठीक है ना, और देखो और बेटा होता है BF3। क्या होता है बेटा? BF3। ठीक है ना, BF3 तो इसके पास एक बैकेंट ऑर्बिटल होती है, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। आप कहते हो कि सर ये कहाँ से तुम्हें याद रहता है इसके पास इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? देखो उसको समझो जरा। देखो बेटा तुम्हें 10th क्लास में पढ़ाया था, अच्छे से ध्यान से समझेंगे बेटा। देखो जैसे N है, ठीक है, NH3 का स्ट्रक्चर बनाना है हमारे लिए। NH3 का क्या करना है बेटा? NH3 को समझा देता हूँ, BF3 अपने आप समझ जाना है। ठीक है, NH3 को समझाता हूँ बेटा। देखो अब N के बाहर N का कितना होता है परमाणु क्रमांक 7, तो इसको लिख सकते हैं 2 और 5। और हाइड्रोजन कितना होता है बेटा? 1 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1 ही। ठीक है, उसके बाद बेटा नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर देखो बेटा। नाइट्रोजन के पास देखो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी उसमें कितने हैं? 5 है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हाइड्रोजन जोड़ दो बेटा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन जुड़ गया, ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ये। उसके बाद देखो ये हो गया नाइट्रोजन के पास 5 3 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ठीक है, तो बेटा इसने बॉन्डिंग में भाग ले लिया, तो इसको हम ऐसे बनाते हैं H, इधर H और इधर H। ठीक है ना, और बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, ये समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं बेटा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वे कहलाते हैं जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते हैं। इन्होंने बॉन्डिंग में भाग नहीं लिया है, इसको हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। समझ में आया स्ट्रक्चर कैसे बना बेटा? ठीक है, अमोनिया का स्ट्रक्चर ये ऐसे बनता है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी बेटा होता है। देखो एक बात याद रखना बेटा, एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है? 2 इलेक्ट्रॉनों से। देखो बेटा 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर एक बॉन्ड बना है। देखो ये दो इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी में, जहाँ पे एक बॉन्ड लगा होता है वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और समझ में आ गई ये चीज़ बात बेटा? याद समझ में आ गई? क्लियर? ऐसे BF3 का आप स्ट्रक्चर बना के देख लेना। ठीक है ना, मैं इस चीज़ को मिटा दूंगा, चाहो तो आप बॉक्स में नोट कर लेना कहीं पर समझने के लिए, वरना उसको मिटा देते हैं। हमारा समझना टॉपिक ये वाला, ये टॉपिक समझने नहीं है, छोटी छोटी बातें 10th क्लास की आपके। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। मैंने इसलिए बता दिया बेटा, आपके मन में आता होगा अमोनिया का कैसे दिखा दिया इन्होंने, लोन पेयर कहाँ से आ गया। अब बेटा ऐसा है ना, BSPR थ्योरी के अकॉर्डिंग, बैलेंस बॉन्ड रिपल्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको अगले पढ़ाई जाएगी, उसमें बताया जाता है कोई भी परमाणु या कोई भी अणु आपस में तभी संयोग करते हैं जब दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन हो फ्री वाला। तो यहाँ पे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक भी नहीं, यहाँ पे बैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये कैसा है बेटा? ये है फुल ऑर्बिटल। ठीक है, फुल फिल्ड है, ये फुल फिल्ड है। और ये कैसा है? ये वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, फुल फिल्ड ऑर्बिटल मतलब कक्षक। ठीक है, और ये बैकेंट है बेटा। तो होता है क्या इसमें? एक इलेक्ट्रॉन को होता है ट्रांसफ़र इधर के लिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इस चीज़ को बेटा? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होने के बाद देखो क्या सिचुएशन आती है बेटा। यहाँ पर आ गया ये, अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रह गया है। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा यहाँ पर B है और F है, BF3, F और F। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो गया है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो गया। दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तब क्या होता है?
अब दोनों इलेक्ट्रॉनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होता है, ये आपस में साझेदारी करना चाहते हैं, तब अपना एक इलेक्ट्रॉन रखता है ये यहाँ और रखते हैं यहाँ, होती है इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग। इसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूँ जो हेडिंग पढ़ा है, ट्रांसफ़र एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हुआ फिर शेयरिंग होगा, उससे बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध। अब बेटा शेयरिंग होगा तो बनेगा, ये बन जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद बेटा ये और ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे, दोनों के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ, ये आ गया बी और एफ और एफ और एफ। समझ में आया बेटा, ठीक है ना, ये चीज़ बन गई है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बेटा, अब ये जो बंद बना है बीच में, ये बीच में बंद बना है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन कैसे चिन्ह लगाना है देखेंगे, ध्यान समझेंगे बेटा। देखो एच एन एच और एच, इतनी चीज़ बना दी मैंने, ठीक है। और ये एरो का साइन लगेगा और बनेगा यहाँ पर VF3, VF और F। अब ये साइन कहाँ से आ गया, ये एरो का साइन कहाँ से आ गया बीच में, इसको बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पर जो एन है ना, जो एन के पास, उनके पास जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, वास्तव में इलेक्ट्रॉन है किसके, ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो इसके हैं, दोनों ये इलेक्ट्रॉन हैं किसके, वास्तव में तो ये इसकी हैं। अब फाइनली इसके पास पहुँच गए हैं, फाइनली ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए हैं, इसके पास पहुँच गए हैं बेटा। जब दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही व्यक्ति के पास चले जाएँ, जब दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही व्यक्ति के पास चला जाए और वो रख ले दे ना, तो उसके सामने टी का साइन ऐसे लगा देते हैं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आया, मतलब आपसे कोई रुपया ले ले और दे ही ना, तो आपके और उसके बीच में जो बंद बनेगा उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उप सहसंयोजी बंद। आप वहाँ बंदूक तान देंगे, बोले साला देगा कैसे नहीं, तो वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसने क्या काम किया, फाइनली इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास एक भी नहीं था, इसने बातों बातों में चक्कर में लगाया, कह रहा है पहले इलेक्ट्रॉन भैया ट्रांसफर कर लो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, पूरा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लो, दोनों ने शेयरिंग किया, फिर आपस में रख लिया। तो कहने का मतलब ये है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है किसके, नाइट्रोजन के हैं, इसलिए ये टी का साइन लगाया जाता है और इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उप सहसंयोजी बंध। क्या बोलते हैं बेटा इसको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या बोलते हैं इसको उप सहसंयोजी बंध। क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या इसको बोलते हैं उप सहसंयोजी बंध, इसको बोलते हैं बेटा उप सहसंयोजी बंध। तो बेटा उप सहसंयोजी बंध कैसे बना, पहले इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, फिर बना उप सहसंयोजी बंध, ठीक है ना। तो इस प्रकार उप सहसंयोजी बंध का फॉर्मेशन होता है। तो मुझे लगता है कि आपको उप सहसंयोजी बंध बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। इस चीज को नोट कर लीजिए आप। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तो हुई, लेकिन बराबर की नहीं हुई, यहाँ असमान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, ने इलेक्ट्रॉन दिया है, लिया कुछ नहीं, मिला कुछ नहीं। तो ऐसे साझेदारी को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनों के या कौन साझेदारी है बेटा, यहाँ इलेक्ट्रॉनों के बराबर की साझेदारी नहीं है। अब तुम कहोगे सर इसको ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं कहते, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉनों को दिया गया, तो ट्रांसफर क्यों नहीं कहते बेटा, ट्रांसफर इसलिए नहीं कहते कि ट्रांसफर शुरुआत में हुआ है, बीच में शेयरिंग भी तो हुई है। तो जहाँ ट्रांसफर और शेयरिंग दोनों होती हैं, जहाँ पर ट्रांसफर और शेयरिंग दोनों होती हैं, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बोलते हैं उप सहसंयोजी बंध। समझ आ रही है बात बेटा। तो इसको हम परिभाषा के रूप में ऐसे कह सकते हैं, तुम चाहो तो लिख सकते हो कि जब ऐसे कह सकते हो बेटा इसको, बेबंद या बहबंद, बह रासायनिक बंध जिसमें बह रासायनिक बंध जो असमान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना हो, जो असमान इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बना हो, वह रासायनिक बंध जो असमान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना हो, उप सहसंयोजी बंध कहलाता है। उप सहसंयोजी बंध कहलाता है। बेटा यहाँ पे डेफिनेशन ज़्यादा वैल्यू नहीं देती है कि क्या कहलाता है, यहाँ कंपटीशन लेवल से आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के हम समझे क्या हैं इस लेक्चर में, हम समझे हैं बेटा बॉन्ड के बारे में,
ठीक है। और बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं बेटा, हम जाने हैं इस लेक्चर में। केमिकल बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्ड और फिजिकल बॉन्ड, ठीक है। केमिकल बॉन्ड और फिजिकल बॉन्ड, ठीक है। केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं बेटा, ये बनते हैं, केमिकल बॉन्ड बनते हैं बेटा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेटा, रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस चीज़ को दोबारा से समझाता हूँ, ऐसे समझो। देखो अभी हम फाइनली पढ़े क्या क्या चीज़ें हैं। हम पढ़े 3 प्रकार के बंध, ठीक है। कौन कौन से बंध पढ़े हैं बेटा, देखो आयनिक बंध पढ़े अभी, आयनिक बॉन्ड। दूसरा हम क्या पढ़े बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, सहसंयोजी बंध कहते हैं इसको। और तीसरा हम पढ़े हैं अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। ये तीनों बंध जो हैं कैसे कैसे बने हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। ये बना है बेटा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, ठीक है। और ये बना है बेटा कैसे बना है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है बेटा ये। और ये कैसे बना है, ट्रांसफर एंड शेयरिंग, बोथ ट्रांसफर और शेयरिंग, ट्रांसफर एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ, ये दोनों से मिलकर बना है। और इसको इन सभी प्रक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण। क्या बोलते हैं इसको बेटा, इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण, इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण। और जो इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण से जो बंध बनते हैं उसको बोलते हैं बेटा हम रासायनिक बंध, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण से बनने वाले बंध को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब बेटा ये क्या होगा, ये सारे के सारे हो गए केमिकल बॉन्ड, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या हो गए, केमिकल बॉन्ड हो गए बेटा। और क्या क्या बच्चा मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड का मतलब होता है बेटा धात्विक बंध। क्या होता है, धात्विक बंध। और क्या बचा अपना बेटा, और बचा हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको बेटा हाइड्रोजन बंध ही कहते हैं हिंदी में भी, हाइड्रोजन बंध। बेटा ये दोनों के दोनों होते हैं, ये दोनों होते हैं बेटा फिजिकल बॉन्ड, फिजिकल बॉन्ड। क्योंकि इन बंधों में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, और इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। फिलहाल इस चीज़ की यहाँ पर चर्चा कंप्लीट होती है। और बेटा मैं एक चीज़ और बता दूँ, कौन सा बंध ज़्यादा मजबूत होता है, कौन सा कम मजबूत होता है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड में जरूर देख लो बेटा। ये बहुत बहुत काम की चीज़ है जो बताने वाला हूँ। बंधों की प्रबलता देख लो, 1 मिनट और लगेगा। बंधों की प्रबलता क्या होती है बेटा, ठीक है ना। इस चीज़ को और देख लो बंधों की प्रबलता के लिए। बंधों की प्रबलता, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स, बंध की प्रबलता, ये और देख लो बेटा। ये बंध प्रबलता मतलब कौन सा बंध से ज़्यादा प्रबल होता है, ठीक है। तो सबसे जो मजबूत बंध होते हैं बेटा आयनिक बॉन्ड होते हैं, ठीक है। आयनिक बाद आते हैं बेटा कोवैलेंट बॉन्ड, उसके बाद आते हैं बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड,
उसके बाद बेटा आता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या आता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है बेटा, आयनिक बॉन्ड नहीं गड़बड़ हो गया बेटा। सबसे पहले लिखेंगे बेटा, देखो आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फिर कोवैलेंट बॉन्ड, उसका बाद मेटालिक, फिर हाइड्रोजन। ठीक है ना, गलत हो गया बेटा ये। देखो आयनिक बॉन्ड, उसके बाद बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फिर कोवैलेंट बॉन्ड, उसके बाद मेटालिक बॉन्ड, उसके बाद आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। आपके मन में एक बात आती होगी, सर जी आयनिक बंध प्रबल क्यों होते हैं, मेटालिक क्यों नहीं होते? मेटल तो बहुत ठोस होती है, बहुत प्रबल होती है, मजबूत क्यों नहीं होते? बेटा सर जी ये क्यों होते हैं आयनिक बंध? बेटा ऐसा है ना, तो मेटल बेटा देखो जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, मरकरी हो गई, और कुछ मेटल एनर्जी होती है नाखून से भी खुद सकते हो, चाकू से काट सकते हो, जैसे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, बहुत मुलायम मेटल भी हैं, इसलिए ज़्यादा प्रबल नहीं कह सकते इनको। और जबकि आयनिक बॉन्ड है, कोई भी आयनिक बॉन्ड वाले कोई भी ऐसा आयनिक यौगिक नहीं होगा जो कि इस अवस्था में पाया जाता हो लिक्विड स्टेट में। ठीक है ना, तो इसलिए प्रबल सबसे ज़्यादा होता है। तो ये प्रबलता का क्रम हो गया इसका। तो बेटा कल के लेक्चर में हम जानेंगे, देखो, और हम अगले कभी जानेंगे मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे मेटालिक बॉन्ड को, हाइड्रोजन बॉन्ड को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बाद में देखेंगे उसको। ठीक है, कल को हम देखेंगे ऑक्टेव रूल। क्या देखेंगे बेटा? ऑक्टेव रूल। ठीक है, ऑक्टेव नहीं बेटा, ऑक्टेव, ऑक्टेट कम देखेंगे, ऑक्टेट, ऑक्टेट रूल। ठीक है, अब ऑक्टेव और ऑक्टेट में क्या अंतर है ये भी हम कल जानेंगे। तो बहुत बहुत चला है आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट, तो फटाफट वीडियो कर दिए लाइक, चैनल करिए सब्सक्राइब, आप कमेंट करके बताइएगा क्या भैया जो पढ़ा रहा हूँ लेवल समझ में आ रहा है आप लोगों के लिए, ये ऑल लेवल से लो लेवल से लेकर चलूँ बेटा, मेरे साथ समझ में आता होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, फटाफट लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा। तो बोलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।